यूं तो छोटे शहरों से मुंबई आकर बॉलीवुड में अपनी जगह बनाना कभी भी आसान नहीं था, लेकिन जब टीवी सीरियल बनना शुरू हुए तब नई प्रतिभाओं के लिए रास्ते खुले थे। पर पिछले 15 वर्षों के अंतराल में नेपोटिज्म इस कदर हावी हुआ है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म के आने के बावजूद नई प्रतिभाओं, खासकर छोटे शहर से आने वाली प्रतिभाओं के लिए अब बॉलीवुड में काम पाना दूभर हो गया है। ऐसे हालात में भी उत्तर प्रदेश के छोटे शहर रायबरेली की रहने वाली स्मृति मिश्रा ने पिछले 12 वर्षों के दौरान हर मुसीबत का सामना करते हुए अंततः अपनी प्रतिभा के बल पर बॉलीवुड में जगह बनाने में काफी हद तक सफल रही हैं। रायबरेली से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली और फिर दिल्ली से मुंबई तक की यात्रा तय करके स्मृति मिश्रा ने अपनी मेहनत, संघर्ष से हार न मानने की जिद और अपनी प्रतिभा की ही बदौलत हालिया प्रदर्शित फिल्म हक में उजमा के किरदार को निभाकर शोहरत बटोर रही हैं। तो वहीं उनकी फिल्म पवई इन दिनों इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में धूम मचा रही है, जिसमें वह लीड किरदार में है। इससे पहले दर्शक उन्हें सीआईडी, क्राइम पेट्रोल, धर्मपत्नी, गुस्ताख दिल, दिल को आज फिर जीने की तमन्ना है सहित कई टीवी सीरियलों, रेड, सुल्तान, मैं अटल हूँ, आ से अनार सहित कई फिल्मों और फ्लाइट इन टू फियर, ह्यूमन, मनफोर्ड गज आदि वेब सीरीज में देख चुके हैं। इतना ही नहीं, स्मृति मिश्रा आज भी थिएटरों से जुड़ी हुई हैं। स्मृति मिश्रा जी, फिल्मी संगम चैनल पर आपका स्वागत है। स्मृति जी, मुझे कहा कि क्या आपके घर में कला का कोई माहौल था जिसने आपको अभिनय जगत में आने के लिए प्रेरित किया? मैं बेसिकली यूपी के रायबरेली जिले से बिलोंग करती हूँ। मेरे फादर श्री गोपाल कृष्ण मिश्रा जी, जो कि एडवोकेट भी थे, और मैंने सुना है कि बचपन में मतलब वो रामलीला में अक्सर पार्टिसिपेट करते थे। लक्ष्मण का संवाद उनका बहुत फेमस था। मतलब जब मैं बड़ी हुई तो मैं सुनती थी, बिकॉज मैंने देखा फादर को खाली हारमोनियम पर वो करते हुए सुना था। जब वो सुनती थी ना, और हमारे घर में वो था, ये जन्माष्टमी यूपी में बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं हम लोग। वो हम लोग पूरा प्रॉपर झांकियाँ सजाते थे, तो पापा को वहाँ पे अक्सर पूरा 3-4 घंटे उनका चलता था, भजन संध्या चलती थी और खूब अच्छे से लोग आते थे, देखते थे, इकट्ठा होते थे। तो लगता है कि शायद कहीं ना कहीं वो जो बीज है ना घर का माहौल में था, और वो मेरे अंदर आया। बाकी बहनों में भी म्यूजिक का है, मैं म्यूजिक से कहीं नहीं थी, बट हाँ कहीं ना कहीं एक्टिंग की तरफ मेरा कीड़ा इसीलिए गया है, ऐसा लगता है। नहीं तो क्या आपने पढ़ाई वढ़ाई क्या की, कहाँ क्या हुआ, क्या कैसे फिर रुचि हुई कि नहीं भी अपने में रुचि हो गई? बचपन में तो इतना इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मैं सच फ्रैंकली बताऊँ, 9th क्लास में एक बार मेरी टीचर ने मुझे एक कैरेक्टर प्ले करने को दिया, नीता मैडम है वो। तो मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं करना, बिकॉज फादर तो अलाउ ही नहीं करेंगे, और वो कैरेक्टर सास का था, और मैं 9th क्लास की छोटी बच्ची थी। तो मेरे लिए मतलब आप सोच सकते हैं ना कितना सरप्राइजिंग हुआ, इतनी छोटी बच्ची को सास बनाया जा रहा है, और प्रॉपर शो था वो। बट उन्होंने कहा नहीं, पता नहीं क्यों तुम्हारी आवाज़ सुन के लगता है कि तुम इस कैरेक्टर को ना बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकती हो। तो मैंने कहा चलो, स्कूल था तो पापा ने भी इतना मना नहीं किया, मैंने किया। और आपको यकीन नहीं होगा, पूरा शो हाउसफुल था, मतलब स्कूल का ही कल्चरल प्रोग्राम था, बट पीछे से आवाज़ें आ रही थी, वाह क्या कर रही है लड़की, क्या कर रही है। तो मेरे ब्रदर जो है बड़े वाले, वो बैठे हुए थे ऑडियंस में। जब मैं घर आई तो उन्होंने बोला तुम्हें पता है, आज सब पीछे चिल्ला रहे थे क्या कर रही है ये सास का रोल करने वाली लड़की, क्या। तो मतलब कहीं ना कहीं होता है ना, एक आप बुस्टअप होते हो यार, कुछ शायद मैंने अलग किया है, अब तक जो लाइफ का एक जर्नी चल रही थी उससे अलग चीज़ की है। बट उसके बाद वो स्टॉप लग गया, बिकॉज घर का माहौल नहीं था। पापा का था गा लो, बट लेकिन ये कथक भी सीखने का इतना कुछ नहीं था पापा का। फिर मैं जब थोड़ी और बड़ी हुई तो आई थिंक इंटर या बीए में पढ़ती थी, तो मेरी ताऊ जी की बेटी हैं शैल्या जी, उन्होंने बोला कि एक अपना मतलब संस्था है, आप सभी जानते होंगे उसके बारे में, तो आप एक प्ले करना चाहते हैं हम, तो उनको मतलब हम चाहते हैं कि उसमें अटेंड करो, तुम भी एक पार्टिसिपेट करो एक एक्टर के रूप में। तो बहुत सोचा समझा, मेरी बड़ी दीदी हैं दीप्ति मैम, दीप्ति दीदी, उन्होंने कहा कि चल ट्राई करते हैं। मैं गई, और आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरी फर्स्ट डे की जो रीडिंग थी, डायरेक्टर सर को इतनी अच्छी लगी कि वो किसी दिन मेरा कोई और पार्ट कहते कर लो, किसी दिन कहते किसी और पार्ट को कर लो। 5-6 दिन के बाद मैंने उनसे गुस्सा होकर बोला, क्योंकि वो उम्र कच्ची होती है छोटे शहरों में, मैंने नहीं करना कोई भी रोल, आप रोज रोज मेरे कैरेक्टर ही चेंज करते रहते हो, है मुझे तो याद भी नहीं होती स्क्रिप्ट। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, इस बार फाइनल है। तो मेरा पहला लाइव का शो है असगर वरदात जी का, जिन लाहौर नहीं देखा ते जन्मे नहीं, तो उसमें कन्नों का रोल है, वो मैंने प्ले किया था। और
यूपी में बारिश जब होती है तो हालत चलने लायक नहीं होती सड़कों की, बट फिर भी एक अच्छी खासी ऑडियंस आई, उस शो को देखा, लोगों ने मेरे कैरेक्टर को पसंद किया, पेपर में आर्टिकल्स आए। उस ज़माने में ये मेरे लिए एक नई दुनिया थी जिसने शायद यहाँ तक पहुँचने में मेरी हेल्प की। और फादर ने भी जब पेपरों में मेरा नाम देखा तो उनको लगा कुछ अलग है, होता है ना बच्चे जब कुछ अलग सा करते हैं। फिर उन्होंने मना कभी नहीं किया। हाँ, थोड़ा पढ़ने का माहौल था घर का, तो उनका था कि एजुकेशन पहली है, बाकी सब बाद में। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। फिर इप्टा के बेसिक जो मेंबर थे हमारे लाइब्रेरी के, श्री संतोष डे जी, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और हर प्ले में एज ए लीड ही मैं मोस्टली काम किया। मैंने उनके साथ मैंने काफ़ी साल काम किया थिएटर में। उसी दौरान कई सारे बड़े मतलब डायरेक्टर्स वर्कशॉप के लिए आते, श्री कन्हैया लाल कैथवास जी हैं और कई और बहुत सारे हैं, उनका नाम अभी राइट नाउ मुझे नहीं याद है। सब जब आते तो मुझे कहते कि आप थोड़ा सा अलग हो, यहाँ के मतलब बेसिक जो लोग हैं, आपकी एक्टिंग बहुत परिपक्व है, बहुत अच्छा काम है आपका, सो आप ना एक इंस्टीट्यूट क्यों नहीं मतलब अटेंड करते हो जिससे आप आगे जा सकते हो। मुझे उस समय तक कोई नॉलेज नहीं थी क्योंकि छोटे शहरों में हाँ ठीक है नाटक कर लिया, हम लखनऊ भी जाते थे शोज़ करने, मैं मेरठ भी गई, मैंने नुक्कड़ नाटक के बहुत शोज़ किए। जब सुनामी आया था तो मैंने कम से कम उस ज़माने में 5 से 6,000 रुपीज़ इकट्ठा किए थे नुक्कड़ नाटक से। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी बिकॉज उस ज़माने की मैं बात कर रही हूँ जब मैं खुद बहुत छोटी थी। तो वो तो नुक्कड़ नाटक था, वो किस तरह नाटक, क्या नाम था उसका? वो एजुकेशन से रिलेटेड था। अच्छा। हाँ, तो क्योंकि ये था कि एजुकेशन भी हम देंगे उसी के थ्रू और पैसे भी लोग देने को तैयार हो जाएंगे और कहीं ना कहीं हम कुछ कर पाएंगे सुनामी, क्योंकि वो माहौल बहुत ही अलग सा था। तो मैंने एक दिन में कम से कम शायद 10 या 12 शो किए थे पूरे दिन में। रात तक मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, बट हाँ लोगों को चीज़ें पसंद आती हैं तो एक्टर यही चाहता है और कुछ वाला ऐसा होता है ना, आज भी है वो मेरे अंदर। तो वो ही जो शुरुआत हुई संतोष जी के साथ, वो आज भी मेरे हैं, मतलब साथ हैं, जब भी हम फ़ोन करते हैं बातें करते हैं सर, उनका बहुत सपोर्ट रहता है हमेशा। फिर वहाँ से मैंने BNA के लिए अप्लाई किया, NSD भी किया, बट सम रीजंस शायद फॉर्म में कुछ मिस्टेक्स थी तो वो मतलब रिजेक्ट हो गया। मेरे पास आज भी उसकी डायरी है जो आती है NSD से जब हम सिलेक्शन के लिए डालते हैं। फिर BNA में फर्स्ट में नहीं हुआ अटैम्प्ट में, मैं मतलब लास्ट उसमें रह गई। सेकेंड टाइम मैंने फिर ट्राई किया और मैं फाइनली सेलेक्ट हो गई। BNA मतलब भारतीय नाट्य अकादमी? भारतीय नाट्य अकादमी लखनऊ की। इंडिया में 2 ही इंस्टीट्यूट हैं जो थिएटर से रिलेटेड टॉप पे मतलब आपको एजुकेशन देते हैं, एक NSD एक BNA। जो BNA में की ट्रेनिंग कितने साल की रही और क्या एक्सपीरियंस आपने वहाँ पाया, क्या सीखा? ये ट्रेनिंग 2 साल की थी और मेरी दुनिया कहते हैं कि मतलब बदलने में बहुत बड़ा सहयोग रहा, बिकॉज घर का माहौल बहुत पारिवारिक है मतलब लाइब्रेरी में, और घर के काम या तो फिर पढ़ाई या थिएटर थोड़ा बहुत जो मैं करती थी। बिकॉज मदर मेरी बहुत छोटे में इंस्पायर कर गई, सिस्टर्स के बीच में ही मैं पली बड़ी हूँ, उन्होंने मतलब माँ की तरह मुझे प्यार दुलार, आज भी मेरा वही है, सब कुछ वही है मेरे लिए। सो मतलब मेरी एक आवाज़ पे सब कुछ करने वाली वही है, चाहे भाई हो चाहे बहन हो सब। तो वहाँ से निकलने के बाद लड़कों के साथ रहना सबसे बड़ी एक चीज़ थी। मैं को एजुकेशन पढ़ी थी, धाकड़ थी, मारपीट में बिल्कुल फॉरवर्ड थी, लड़कों को खूब मारा कॉलेज में मैंने, बट लेकिन होता ना रहना 24 घंटे रहना है ना, थिएटर आपने कितना भी किया हो, वो एक अलग दुनिया थी मेरे लिए। फर्स्ट डे हमारा थोड़ा रैगिंग का भी प्रोसेस चला तो वो मेरे लिए शॉकिंग था, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर मैंने अपने सर को फ़ोन किया, श्री संतोष जी को, उन्होंने कहा होगा, परेशान नहीं होने की ज़रूरत है, ये सब तुम्हें आगे ले जाने के लिए हो रहा है। तो मैंने कहा शायद होगा, कुछ दुनिया में चेंज आना है तो एक्सेप्ट करते हैं ना। इस बीच में फादर भी मिलने आए तो उन्होंने मुझे देखा, कहा कि इतनी पतली कैसे हो गई। तो मैंने कहा कुछ नहीं, वो बस होता है पापा, वो थोड़ा चीज़ें हो रही है, हो जाएगा। तो वो 8-10 दिन चला, बट फिर जब वो 10 दिन बाद सीनियरों का जब रूप चेंज होता है ना, आपके लिए केयर करना हर चीज़, तब लगा कि नहीं ये कुछ अलग ही दुनिया है। मतलब ये आपको सिखाया जा रहा है कि यहाँ का माहौल थोड़ा हार्ड रहेगा। थिएटर नॉट फॉर कि आप घर गए एक एक्टिंग कर ली, एक नाटक कर लिया, नहीं, आपको 24 घंटे थिएटर, सोचना, उठना, जगना, पढ़ना, सब कुछ आपको थिएटर करना पड़ेगा, तब आप कुछ बन पाओगे, एक अलग तरह की दुनिया में जा पाओगे। तो वो थिएटर ने मुझे सिखाया कि एक्टिंग मतलब कोई पार्ट टाइम चीज़ नहीं है, इसके अंदर तक जाने के लिए आपको 24 घंटे उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा।
तो बीएनए में बहुत अच्छा लगा, कई सारे फेस्टिवल भी हमने साथ में सेलिब्रेट किए। इन सारी चीज़ों के दौरान मुझे सबसे ज़्यादा मतलब जिस इंसान ने या मतलब जिस शख्स ने मुझे आज यहाँ बैठा रखा है उसमें हाथ है श्री राज विसारिया जी का, पद्मश्री श्री राज विसारिया जी का, जो कि जब मैं छोटी थी तो वो रायबरेली आए थे और वो किसी को ऑटोग्राफ नहीं देते थे। तो संतोष जी सर मेरे साथ थे, तो मैंने कहा सर ये कौन है, बहुत सुन रहे हैं लोग से इनके बारे में, किसी फंक्शन में आए थे। तो बोले ये राज विसारिया जी हैं, इनसे जाके ऑटोग्राफ लेकर आओ। मैंने कहा कि दे देंगे, बोले जाके तो देखो। और लिटरली वहाँ कोई बच्चा नहीं जा रहा था, बट मैंने एक बुक ली, मैं उनके पास गई, उन्होंने मेरी शक्ल देखी और श्री राज विसारिया लिखा और मुझे दे दी। और उसके बाद एक दो लोगों ने हिम्मत करके उनसे ऑटोग्राफ लिया। कट्टू जब मैं बीएनए आई, मेरा फाइनल ईयर था, मुझे पता चला कि श्री राज विसारिया जी हमारी क्लास लेने आ रहे हैं। वो बैठे हुए हैं और उनका एक अलग सा ऑरा है, अगर वो भी तो नहीं है, 2 साल पहले ही एक्सपायर कर गए। मुझे पता चला और सर ने को मैंने कुछ नहीं बोला। हम क्लास में बैठे हुए हैं, सर इधर कुर्सी पे बैठे हुए हैं, वो पूरा ऐसे बैठते थे और उन्होंने हमसे पूछा कि हाँ बताइए सब अपने अपने बारे में। तो मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने कहा सर मैं वही लड़की हूँ जिसको आपने लाइफ में शायद पहली बार। तो उन्होंने आगे कुछ बोलने भी नहीं दिया मुझे और बोला अच्छा तुम वही हो जिसको मैंने लाइफ में पहली बार ऑटोग्राफ दिया था, शैतान लड़की। वो दिन था और जब तक वो गए मैं उनसे उनकी बेटी की तरह, मतलब वो मुझे हमेशा हर चीज़ के लिए इंटरेस्ट करते, थिएटर में भी, हर चीज़ में, मतलब मैं कुछ हंसती, कहीं भी कुछ होता तो एक फादर की तरह वो मेरी टेक केयर करते। मतलब लोगों के लिए वो बहुत बड़ी हस्ती होंगी, बट मेरे लिए वो एक पापा की तरह थी। और आप यकीन नहीं करेंगे, जब जिस दिन उनकी डेथ हुई, मेरी किस्मत ऐसी थी कि मैं रेड 2 उस दौरान कर रही थी और मैं लखनऊ में ही थी और मैं लास्ट डे उनसे मिलने सुबह सुबह गई थी और मैं सेट पर थी रात के 4 बजे जब मुझे फ़ोन आता है कि सर नहीं रहे इस दुनिया में। नेक्स्ट डे मैं फिर जाती हूँ सेट के क्लिनिशन में शामिल होती हूँ। ये मेरे लिए शायद ऊपर से लिख के आया था, वो जो हमारा कनेक्शन था ना, इसीलिए मैं लास्ट डे मिल पाई। और शायद क्योंकि मैं तो बॉम्बे में रहती हूँ, मैं शायद नहीं जा पाती, बट शायद वो मेरे अंदर से एक उनसे मिलने का वो था। भारतीय नाट्य अकेडमी में ट्रेनिंग लेने के बाद किस दिशा में बढ़ने की बात दिमाग में आई थी? क्या लगा कि सीधे बम्बई जाना चाहिए? नहीं, क्योंकि हम बीच में FTI जाते हैं, नाट्य अकेडमी हमें भेजता है 2 महीने 3 महीने के लिए FTI, एक प्रॉपर फिल्मिंग का वो करने के लिए, मतलब शॉर्ट फिल्म बनती है प्रॉपर, हम वहाँ पे फिल्में देखते हैं फॉरेन की, अच्छा एक पूरा रहता है। तो वो हमारा लास्ट बैच था FTI जाने का, पुणे। सो हम गए तो वहाँ जाकर एक थोड़ी अलग सी दुनिया दिखी कि हाँ नहीं, थिएटर के अलावा ये भी एक चीज़ें हैं और सोच सकते हैं। बिकॉज जिस माहौल से मैं आई थी इतना जल्दी सोचना मुश्किल था। तो मुझे कई लोगों ने बोला तुम दिल्ली के लिए अप्लाई करो, दिल्ली में NSDTI है ऐसे जॉब के लिए, क्योंकि BNA में तो मुझे जॉब ऑफर हो रही थी एज ए मतलब सीनियर, उसके लिए होती है 2 साल के लिए आप मतलब रहते हो और प्रॉपर अच्छा था क्योंकि एक माहौल अच्छा बन गया था कि अच्छी एक्ट्रेस है, सब कुछ है। फिर मैंने TI के लिए अप्लाई किया और मेरा सिलेक्शन हो गया 6 मंथ के लिए। पहले वो डॉक पे ही रखते हैं आपको। फिर उस दौरान मैंने अच्छा काम किया, अच्छे लोगों से मेरे संपर्क हुए। इसी दौरान मुझे DD के कई सारे शोज़ भी ऑफर हुए। तो 2 साल मैंने NSDTI के साथ एज ए मतलब अंदर भी रहकर और बाहर भी कई सारे उनके वर्कशॉप होती हैं, जैसे बचपन बाल संगम और NSD का खुद का भारंगम होता है, उसमें पार्टिसिपेट किया। और एक कहीं ना कहीं उसी दौरान अंदर से इच्छा हुई कि नहीं अब ये इससे आगे भी कुछ होना चाहिए। और दोस्त भी फ़ोन कर रहे थे बॉम्बे से कि अभी हो गया, आ जाओ बैग पैक करके। बट पैसे का कहीं ना कहीं इशू होता है, बिकॉज बॉम्बे इज़ बिग सिटी, ये लास्ट है ज़िंदगी का एंड एक एक्टर का, मतलब कहीं ना कहीं यही होता है। तो एक अच्छा अमाउंट इकट्ठा करने की भी जंग थी। सो मैंने कलेक्शन शुरू किया और हाँ मतलब 1 लाख तक इकट्ठा करके हमने सोचा कि चलो अभी मूव ऑन होते हैं। फ्रेंड्स के साथ बात की हम 4 दोस्तों ने मिलकर एक घर लिया और फिर फाइनली 2012 के एंड में मैंने बॉम्बे के लिए अपना सफ़र शुरू किया। लेकिन भारतीय नाट्य अकादमी लखनऊ और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली, दोनों शहरों में बहुत बड़ा अंतर है, दोनों संस्थाओं में बड़ा अंतर है। आपने दोनों के बीच क्या फर्क महसूस किया और कहाँ किस तरह से आप ग्रो हुई?
टीचर्स एक्चुअली बहुत अलग अलग तरह के आते हैं। मनी का तो इशू है ही है, देखिए, क्योंकि वो गवर्नमेंट वो मतलब राज्य सरकार और वो केंद्र सरकार दोनों के बच्चों के जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं, सारी चीज़ों में अंतर है, माहौल अंतर है, एक मतलब वो जो होता है ना कैंपस का अंतर है। हम हमारे पास एक ही हॉल है, वहाँ बहुत सारे हॉल हैं, बच्चे छोटे छोटे हॉलों में अलग अलग रिहर्सल्स कर सकते हैं। पूरे इंडिया से नहीं, फॉरेन से भी वहाँ टीचर्स आते हैं। अच्छा, उसके अलावा उनको बाहर उनका प्ले जाता है, उनकी 3 साल की, और वो 3 साल का कोर्स होता है प्रॉपर, है ना। उसके अलावा वो एक शो लेके बाहर भी जाते हैं, एक अलग ही दुनिया है वहाँ पर। तो वहाँ जब मैं गई तो वहाँ मतलब बड़े बड़े टीचर्स से और बड़े बड़े टीचर्स से मुलाकात हुई और सीखने का एक नया आयाम खुला, मतलब देखने को मिला। शहर तो था ही, नो डाउट, बड़ा दिल्ली एक बड़ा शहर है, रहने में भी इश्यूज हुए शुरू में, बिकॉज पापा के लिए बहुत बड़ी चीज़ थी मुझे भेजना, क्योंकि ये तो एक कैंपस था, यहाँ बंद आप रह रहे हो, बट वहाँ मुझे खुद का घर लेना था। सो मैंने घर ढूंढा, मेरे ब्रदर आए मुझे छोड़ने के लिए। पर धीरे धीरे फिर दिल्ली मुझे मतलब इतना रंग गया कि दिल्ली छोड़ने का मन नहीं किया, बिकॉज मैं ऐसी हूँ कि एडजस्ट बहुत जल्दी चीज़ों में हो जाती हूँ, मतलब मुझे खपना बहुत अच्छा लगता है, जो मेरे मन का है मैं खप जाती हूँ उसके साथ, वैसा वाला है। लेकिन हाँ, इंस्टीट्यूट की बात करेंगे तो नो डाउट एनएसडी में फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं, स्कोप ज़्यादा है, वहाँ से आगे निकलने के लिए, मतलब अभी बॉम्बे आप आइए तो लोग एनएसडी बीएनए दोनों को जानते हैं, बट सम टाइम क्या होता है, लोग अच्छा बीएनए से अच्छा हाँ वो लखनऊ, ऐसा वाला होता है, पर एनएसडी को ज़्यादा लोग। मैं यहाँ एक्टिंग की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ ये नहीं बात कर रही हूँ कि कौन अच्छा एक्टर है नॉन बुरा, बिकॉज मैं एनएसडी से नहीं बीएनए से हूँ, मैंने बहुत कुछ बीएनए में ही सीखा है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा रहता है कि जानने में लोगों को एनएसडी ज़्यादा चलता है। तो ये अंतर तभी है क्योंकि आपके पास फैसिलिटीज ज़्यादा है, आपका दायरा थोड़ा बड़ा है, टीचर्स बड़ा, और वहाँ के बहुत सारे बड़े बड़े लोग जो आज नाम कमा रहे हैं, श्री नसीरुद्दीन शाह जी हैं, ओमपुरी जी हैं, बहुत मतलब नाम की कमी नहीं है ना। आपके इरफान जी हैं या नवाज जी हैं, सभी लोग हैं, नवाज जी हमारे बीएनए से भी हैं, है ना। राजपाल दादा हैं हमारे, वो बीएनए से भी है, एनएसडी से भी हैं, या हमारे कई सारे मेरे खुद के बैचमेट हैं जो बीएनए से भी थे और अब एनएसडी से भी हैं, है ना। क्यों गए वो वहाँ? शायद उनको और कुछ चाहिए था वहाँ पर। तो कहीं ना कहीं फैसिलिटीज की तो इशू है ही है दोनों शहरों में। तो बम्बई पहुंचने के बाद किस तरह के संघर्ष रहे और पहला काम कौन सा मिला, कैसे मिला था? पहला संघर्ष तो यही होता है आपको रहने का, और हम कहीं ऐसे भी नहीं रह सकते क्योंकि पारिवारिक माहौल एक अच्छा रहा है और एक अच्छी अर्निंग, मतलब मैंने भी शुरू की थी, बहुत दिल्ली में रही भी अच्छे तरीके से। तो दोस्तों को फ़ोन किया और उन्होंने मिलके फिर हमने रूम, मतलब रूम क्या, पूरा प्रॉपर एक घर 1 BHK लिया। तो आने के बाद भी एक होता ना, एक आपको दाल चावल खाने के लिए भी कहाँ आएगा, कैसे आएगा, सिलेंडर कैसे खरीदेंगे, गैस खरीदेंगे, फ्रिज कहाँ से, टीवी का, छोटी छोटी आपकी, मतलब मुझे लगता है रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें हैं, जब तक ये घर पर नहीं होंगी आप आगे निकल नहीं सकते हो, है ना। वो हमने कहीं मैनेज की सारी, एक प्रॉपर घर बनाया कि हाँ घर की तरह रहेंगे, कि शाम को हम आए रिहर्सल से या शूट से या मतलब ऑडिशन से तो एक सुकून मिले हमें, सही बात है ना, क्योंकि आपका सुकून ही आपको एक बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करता है। तो वो हमने पहले अच्छे से अरेंज किया, फिर दोस्तों के साथ ही ऑडिशंस में जाना शुरू किया। शुरुआत हमारी बस से ही रही, बिकॉज न ऑटो के पैसे थे इतने कि हम खर्च कर सके, और अपने पास तो कोई व्हीकल था ही नहीं, तो रोज़ सुबह बस खाना बनाना, खाना, और आई थिंक 9 बजे हम लोग 9:30 निकल जाते थे, बस पकड़ते थे और निकल जाते थे, और फिर हम जाते थे अंधेरी, जो कि सबका अड्डा होता था उस समय, अभी तो आराम नगर हो चुका है, और अंधेरी में जाके उतरते थे बस से। अगर बीच में भूख लगी तो एक डोसा खा लिया, 20 रुपए का आता था वो उस समय, 15-20 रुपए का आता था, दोपहर का चंक वो होता था। और फिर वहीं आस पास बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस थे, तो 3-4 एक दिन में टारगेट होता था, 3-4 में जाना है, अपना प्रोफाइल देना है, अगर उन्होंने पसंद कर लिया, ऑडिशन मांग लिया, तो वो देना है। तो वो सिलसिला आई थिंक काफ़ी सालों मतलब है, कुछ महीनों तक चला। बट अच्छी चीज़ ये रही कि मेरे बीएनए के कई सारे सीनियर्स यहाँ पहले से ही कास्टिंग में भी थे, ऐसे एक्टर भी काफ़ी फेमस है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं बातचीत से और मोरल भी और ऑडिशन लेकर भी सपोर्ट किया मुझे। तो फर्स्ट मुझे मौका दिया शिवम जी ने, शिवम वर्मा जी हैं, वो मेरे सीनियर भी हैं, वो CID उस दिन समय कास्टिंग कर रहे थे, तो उन्होंने एक एपिसोड के लिए मुझे कास्ट किया। तो वो जो एक होता ना, आपको पहला ब्रेक मिला, मेरे बैचमेट ने भी मेरा ऑडिशन लिया, अरुण ने, बट वो ब्रेक नहीं मिल पाया मुझे। वो जब आप पहले सेट पर पहुंचते हो, आपको लगता है हाँ ये आपने पहली अर्निंग कैमरे से की, थिएटर से की, सब कुछ सीखी, बट ये जो लास्ट वाला अटेम्प्ट होता है ना मुंबई, वहाँ पे आपकी पहली अर्निंग। तो मेरी पहली, मुझे याद है कि जब मुझे मिली थी पेमेंट 3,500 रुपये उन्होंने बोला था, और उस समय के हिसाब से वो
अच्छा अमाउंट था 2013 के हिसाब से, वो 12 या 13 था, 12 का एंड था शायद। फिर उसके बाद ऐसे ही छोटे छोटे काम मिलने शुरू हो गए। मैंने यूनिसेफ का ऐड किया, उसका बजट काफ़ी अच्छा था। उस दौरान मैं अपने डायरेक्टर से मिली, उनका और हमारा अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा। उन्होंने कई सारे उसके बाद मुझे ऐड के लिए कास्ट किया, मतलब बिना किसी ऑडिशन के। उन्होंने कहा हमारी आपकी दोस्ती अच्छी हो गई है। सो वो फिर उसके बाद क्राइम पेट्रोल, जो कि उस समय बहुत फेमस था, मतलब लोग चाहते थे कि हमें क्राइम पेट्रोल मिल जाए, वो मिला। फिर 2013 में मुझे गुस्ताख दिल मिला, फाइनली एक बड़ा बिग शो गुस्ताख दिल लाइव ओके में आता था। उसमें मैंने पुट्टी की मम्मी का एक कैरेक्टर प्ले किया, वो काफ़ी लंबा चला और कहीं ना कहीं उसने बैंक बैलेंस भी मुझे दिया। उसी दौरान मैंने सिंटा का कार्ड बनाया उन सारे पैसों से। फिर धीरे धीरे ये जर्नी बढ़ना शुरू हुई और फिर इस दौरान मैंने थिएटर भी करना जारी रखा। मतलब ये नहीं रहा कि मैंने थिएटर छोड़ दिया। कोई अगर मुझे बोलता कि मैम हम एक प्ले करना चाहते हैं, आप अगर करिए हमारे साथ, तो मैंने कभी मना नहीं किया। बिकॉज मुझे लगता है शुरू में ना आपको चूज़ ही नहीं होना चाहिए, पहले आप अपनी आर्ट को दिखाइए। जब तक कोई देखेगा नहीं आपकी कला को, तब तक वो आपको कैसे मतलब गाइड करेगा या जज करेगा या आपको कास्ट करेगा। तो मुझे लगता है शुरू में अगर काम आपको मिलता है, पैसे मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, आपके पास है अगर सर्वाइव करने के, तो आप काम कीजिए पहले। आपका काम ही आपको काम देगा। मेरा ये मतलब मेरी एक थॉट है। आपने सीआईडी के लिए पहली बार कैमरों के सामने एक्टिंग की। एक तरह से देखा जाए तो पूरी तरह से प्रोफेशनल काम था वो। जब आप पहले दिन सेट पर जा रही थी, किस तरह की डर था और सेट पे जाने के बाद क्या हुआ था? डर तो मतलब सोचिए बिल्कुल वही होता है ना, पहली बार जो कोई स्टेज पे चढ़ता है तो उसकी जो हालत होती है, वैसा ही कुछ मूड था घर से निकलने के लिए। पहले तो एड्रेस ढूंढने में थोड़ी सी आपको इश्यूज होते, क्योंकि बॉम्बे मेरे लिए बिल्कुल नया था, 3-4 महीने पहले ही आई थी और उस दौरान तो आपको अकेले ही जाना पड़ता है। आप ऑडिशन में तो साथ में जाते हो, बट सेट पे तो आपको खुद जाना पड़ता है। तो मतलब एक होता है ना कभी जैसी जुड़ रही थी, लेकिन हाँ ये कॉन्फिडेंस था कि इतना काम किया है, थिएटर बहुत सालों से किया था, तो मतलब कुछ गलत नहीं होने वाला। हम मतलब मैं वहाँ जब पहुँच जाऊँगी, एक बार रेडी हो गई तो चीज़ें मतलब हो जाएंगी। पर जब सेट पर पहुँची और दयाल सर और जितने भी मतलब उनकी टीम के मेंबर हैं, सब ने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया। बिकॉज उस स्टोरी में मेरा मर्डर होता है प्रॉपर, तो और पहले टेबल है, हम बातें कर रहे हैं, डिनर हो रहा है, ऐसे करके पूरा सीन सीक्वेंस है हमारा। फिर हमारा चाकू से मेरा मर्डर किया जाता है वो पूरा। तो सबने बहुत हम्बल होकर के सपोर्ट किया। इवन डायरेक्टर सर ने, मुझे अभी नाम तो नहीं याद बिकॉज बहुत साल हो गए चीज़ों को, बट हाँ वो लोग, मैंने कहा ना कि सीनियर जो है ना, जिन्होंने काम कर लिया है अच्छा, उनको पता होता है जो पहली बार आया है या दूसरी बार आ रहा है सेट पर, उसको कैसे सपोर्ट करना है। बहुत कमी है जो अच्छा काम कर रहे हैं आज इंडस्ट्री में, वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, अपना ईगो दिखाएंगे, वो गुड एक्टर नहीं खिलाएंगे आपके, है ना। तो उन सब ने मुझे मतलब फिर कई साल हमने किया साथ में। एक बार तो इवन ऐसा हुआ कि मेरी सिस्टर आई हुई थी बड़ी वाली, मैंने बस फ़ोन पे बोला, मैं शूट पर नहीं थी, मेरा कोई शूट नहीं था सीआईडी का। आई जस्ट कॉल कि सर मैं मेरी सिस्टर लोग को मिलाना चाहती हूँ आपसे। बोले हाँ ये कराओ स्मृति। मतलब उन्होंने ऐसे बोला मुझे, मतलब आपने इतना काम करने के बाद भी वो समझ गए कि कौन कैसा एक्टर है क्या है। उन्होंने बुलाया, प्रॉपर अपनी वैनिटी में बुलाया, फोटोज खिंचाई, चाय ऑफर। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है एक नॉर्मल एक्टर के लिए जो 1-2 दिन का रोल करने के लिए आ रहा है। सो शायद इसलिए आज वो मैम यहाँ पर बैठे हुए, मतलब जिस पोजीशन पे आज पूरी टीम है, फिर से सीआईडी लोग देख रहे हैं। और वो सीआईडी जो मेरा आया वो आज भी लोग देखते हैं और मुझे कॉल भी आते हैं। इवन सोसाइटी में भी कई बार लोग, हाँ आपका सोसाइटी मैंने सीआईडी देखा, तेरी वो इतना फेमस शो था सोचिए। पर फिर भी वो सारे लोग जो थे उसके टीम के, वो इतने हम्बल थे, उन्होंने मुझे सेट पे बहुत सपोर्ट किया। तो सीआईडी को उस एपिसोड से आपके करियर पर क्या असर पड़ा? कहीं ना कहीं कैमरे का जो होता है ना वो थोड़ा सा, क्योंकि डीडी का शो तो लखनऊ दिल्ली में भी किया था, प्रॉपर एज ए लीड किया था 2-2, लेकिन ये होता है ना कि मतलब लास्ट है, यहाँ एक कैनवस बड़ा है ना, एक टीम बड़ी है, एक हर चीज़ बड़ी है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर का ना फियर निकाल दिया उसने, जो छोटा मोटा रह गया था आपके अंदर, बहुत ज़्यादा तो लेकिन थोड़ा बहुत भी जो रह गया था वो निकाल दिया। और उसने कहीं ना कहीं मुझे ये सिखाया कि कितने भी ऊंचे बढ़ जाना या आगे बढ़ जाना, लेकिन अपने अंदर का वो सॉफ्ट वो है ना, लोगों के साथ सॉफ्टनेस कैसे रखनी है, अपने को अपना ईगो मत दिखाना कि मैं बहुत काम कर चुकी हूँ, अरे मैं तो इस फिल्म की हीरोइन हूँ, वो मत दिखाना। क्योंकि कौन तुमसे बेटर होगा ये तुम नहीं जान सकते हो, कौन तुमसे आगे निकल जाएगा ये तुम नहीं जान सकते हो, है ना। तो लाइफ में हर के साथ हम्बल रहना,
तो इसलिए मैं खुद भी आज भी अगर मेरा कोई साथ में एक्टर आता है जो कहता है दीदी मेरा आज पहला दिन है, तो मैं मतलब मेरी तरफ से कोशिश यही होती है कि मैं उसको कभी ये नजरअंदाज करूँ कि मैंने तो 15 साल यहाँ पता नहीं कितना कुछ कर लिया है। ऐसा नहीं, मेरा मतलब ये नेचर नहीं है। और तभी शायद वो आज मुझे याद रखते हैं, मुझे फ़ोन करते हैं, दीदी अगर कुछ हो तो बताइएगा, घर आना जाना होता है। ये शायद उन लोगों से ही सीखा है जो जिनके साथ मैंने काम किया है। क्राइम पेट्रोल हो या सीआईडी हो, ये दोनों एपिसोडिक सीरियल्स हैं जी। सारे। वो लंबा सीरियल कब मिला? 2013 की आई थिंक जुलाई थी। मैं उस समय एक वो कर रही थी, डॉक्यूमेंट्री कर रही थी राजस्थान को लेकर। अच्छा। हाँ, हम लोग गए थे राजस्थान शूट करने, PTI UCD पर बनी थी वो फिल्म, काफ़ी फेमस हुई थी। तो वो राजस्थान जाकर मैंने उनकी गवर्नमेंट के लिए किया था। इवन उनकी गवर्नमेंट ने भी एक मैसेज डाला था मेरे लिए कि ये कहाँ से आई थी, बिकॉज उन्होंने इतनी अच्छी राजस्थानी 2 दिन में कैच कर ली, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। आज भी आप डालेंगे अगर तो वो मतलब पूरा मेरा ऐड PTI UCD का है उसमें, और बहुत ही अच्छा ऐड है, बहुत बड़ा लंबा ऐड है। उस दौरान ही मुझे इस शो के लिए मतलब उसी दौरान मैंने सावधान के भी ऑडिशन दिए। तो मैंने सावधान जब पहला किया, एक आदिवासी औरत का, वो भी बहुत हिट हुआ था वो, मतलब पूरा एक एपिसोड। तो वो झारखंड की स्टोरी थी। तो वो देख करके मेरे कास्टिंग वाले ने मुझे इस स्टोरी के लिए, मतलब इस शो के लिए, मुस्ताकदीर के लिए ऑफर दिया कि हम चाहते हैं आपका एक ऑडिशन लेना। तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने पहले लीड की मम्मा का लिया, ऐसा होता है ना कई सारे कैरेक्टर्स के लिए। फाइनली फिर मैं लीड की जो बेस्ट फ्रेंड होती है उसकी मम्मा, जो कि कहीं ना कहीं निगेटिव भी है इस शो की, उसके लिए कास्ट किया मुझे। और फिर हमारा जुलाई अगस्त, हाँ ऐसे ही कुछ हमारा शूट स्टार्ट हुआ। 15 डेज हमारा रेगुलर शूट रहा, बिकॉज शादी का सीक्वेंस था तो वो सब। तो जब डे 1 आप सेट पर पहुंचे, गरिमा जी मुझे मिली, बट सबका आपस में बातचीत करने का जो रवैया था, जैसे मतलब एक घर बन गया वो। रोज सुबह आना है, रेडी होना है, ये करना है, वो मतलब सीरियल ना जो कंटिन्यूटी होती है आपको एक घर दे देते हैं। अच्छा ये मेरी बेटी है, अच्छा ये मेरी पड़ोसन है, अच्छा मेरी चाची है, ये मेरे हस्बैंड है। वो आप करते करते मेंटली आप पूरे उसी में आपकी फैमिली बन जाती है। आपको अपनी जो घर की फैमिली होती है वो पीछे छूटने लगती है। तो वो हमारा 6-7 महीने की जर्नी रही, मिलना जुलना, कई सारे एपिसोड, मतलब अच्छा रहा, वो बहुत अच्छा रहा। उसने मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए दिया, दोस्त दिए बहुत सारे अच्छे अच्छे यहाँ रहने के लिए, जिनसे आज भी मैं टच में हूँ। तो बहुत ही मतलब ब्यूटीफुल मतलब जर्नी थी उस 7 दिन की। आज भी मैं याद करती हूँ वो दिन, तो मतलब अच्छा लगता है। कौन सा सीरियल रहा जिसने एक कलाकार के तौर पर आपको यहाँ पहचान दिलाई? एक तो गुस्ताख दिल रहा, क्योंकि कई बार मैं हुआ कि ऐड के शूट पे गई तो गांव अगर जाती थी, पुट्टी की मम्मा है ना, तो मैं सोचती अच्छा ये पहचान गई मुझे, क्योंकि मेरे अभी नया नया ये होता है ना, आपको मिलता है कि अच्छा कोई पहचान भी जाता है आपको। तो वो शो था। उसके अलावा ये अभी मैंने थोड़े दिन पहले वेब सीरीज की है शी2, उसमें मैंने एक कैरेक्टर किया है, वो भी लोगों ने काफ़ी देखा और उससे भी पहचाना। अच्छा फिर अभी थोड़े दिन पहले मैंने एकता कपूर जी का धर्मपत्नी शो किया था, उसमें एक एस्ट्रोलॉजर जुगनी बनी थी। वो एक अलग तरह का मेरा पूरा जेस्चर पोस्चर था, लाउड एक कैरेक्टर था। सो उससे मुझे कई सारे मैसेज आए, क्या आप कर रही हैं आप, क्या आवाज़ है आपकी। तो लगा कि हाँ शायद कुछ मतलब हम कुछ दे रहे हैं, हम अपनी एक्टिंग का कुछ निकाल रहे हैं अंदर। मतलब है अभी मेरे पास बहुत कुछ है जो दे सकती हूँ। मैं अभी सोच रही थी इतनी ही है मेरे दायरे, नहीं मेरे पास बहुत कुछ है जिसे मुझे निकालना है एक्टिंग में। तो वो धीरे धीरे पर्दे खुलनी शुरू हुई और फिर कई सारे शोज़, फिल्में ऐसे ऑफर आना शुरू हुए। तो अभी मोस्टली तो मेरा रुझान टीवी शोज़ पे इतना नहीं रह गया है, क्योंकि वेब सीरीज़ और फिल्में ज़्यादा ऑफर आ रही हैं, तो मैं उसी पे फोकस कर रही हूँ। लेकिन हाँ कहीं ना कहीं इन 2 शोज़ ने मुझे बहुत हाईलाइट किया। पहली फिल्म कौन सी थी और कैसे मिली थी? पहली फिल्म मेरी यशराज की सुल्तान थी, एक बिग बैनर बिग फिल्म। सडनली मैं बस में बैठी हूँ ऑडिशन जाने के लिए और आपको कॉल आता है, स्मृति जी यू आर अ फाइनल फॉर द सुल्तान फिल्म, आपका एक सीन है सलमान और अनुष्का के साथ। मतलब 2 मिनट के लिए आप पहले वैसे हो जाते हो, सलमान और अनुष्का के साथ आपका सीन है और आपको आए हुए 2-2.5 साल ही हुआ है इंडस्ट्री में, अभी आपका हीरो और हीरोइन के साथ ही सीन है। आप ऐसा नहीं कि कहीं ऐसे ही खड़े हुए हो, आपकी लाइन है प्रॉपर भाई, और हम आपको अभी से लॉक करते हैं। उन्होंने 5 मंथ पहले मुझे लॉक कर दिया, सोचिए उस 2 दिन के शूट के लिए।
प्रॉपर उन्होंने सब कुछ भेजा मुझे, मेरा एक हर चीज़ भेजा उन्होंने। मतलब ये होता है एक प्रोफेशनलिज्म जो एक लोग करते हैं। शायद में एक बहुत अच्छी चीज़ थी। जो डेट उन्होंने ली उससे 19-20 ही 1-2 दिन इधर उधर हुआ। फिर हमारा मैं शूट पर पहुंची, एक यही फिल्म सिटी में हमारा शूट था। एक बड़ा माहौल, एक मतलब एक अलग ही दुनिया है। फिल्म शूट करने आप जाते हो ना, एक अलग ही पूरा वो बनाया गया था। ये हरियाणा का एक पूरा गेटअप यहाँ लिया गया था। सेट पर पहुंची और मुझे वैनिटी में बिठाया गया। मैम जब आपका टेक आएगा हम आपको, बट आप फ़ोन नहीं अलाउ होता है, इस वजह से मैंने कभी फ़ोटोज़ नहीं क्लिक कर पाए। सेट पर पहुंचे, सामने थोड़ी देर बाद सलमान जी आए, इधर अनुष्का खड़ी थी। तो वो एक अलग ही मतलब दुनिया थी जिन्हें आप फिल्मों में टीवी में देख रहे थे, उनके साथ आप काम कर रहे हो। मतलब कहीं ना कहीं आप आगे जा रहे हो। अब जिस चीज़ को लेकर के अपने घर से निकले थे कि हाँ अब मुझे अपना कुछ नाम बनाना है लोगों के बीच में, है ना, मतलब वो धीरे धीरे शुरू हो रहा था। अच्छा लगा काम करके। दोनों बहुत ही अच्छे सपोर्टिव थे। सलमान जी तो इवन मस्ती भी कर रहे थे। मैंने उनको सुई चुभ, क्या करिए आप, मुझे चुभ रहा है। मैंने कहा सर चुभेगा नहीं तो आप एक्सप्रेशन कैसे देंगे, कहते अच्छा। तो मतलब उन्होंने कोई वैसे निगेटिवली उसको नहीं लिया कि हाँ अच्छा ऐसा ऐसा वाला नहीं था, अच्छा ऐसा वाला था उनका। तो वो अच्छा लगा मुझे बहुत उनका जेस्चर कि हाँ नहीं है या कुछ भी है बट ठीक है। मतलब होता है कोई रूट तरीके से कह सकता था, पर नहीं, उन्होंने बहुत ही प्यार करे से मुझे लग रहा है सर आप एक्सप्रेशन अच्छे देंगे, कहते हैं अच्छा। तो अच्छा, बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस रहा वो। एक बड़े बैनर की फिल्म कर लो, बड़े सेटअप में काम कर लो, तो उसके बाद कलाकार अपने आप को भी बहुत बड़ा समझने लगता है। फिर उसके बाद उसमें क्या क्या बदलाव आते हैं वो तो पता नहीं, आपके अपने अंदर क्या क्या बदलाव आए? अब बहुत ज़्यादा तो चेंज मैंने नहीं कहा अपने में, क्योंकि मैंने काम किया था बट मैं उस पोजीशन में नहीं पहुंची थी ना अभी। कैमरा मुझ पर सीधे आए या मेरे लिए फिल्म, कहीं ना कहीं हम घर से इसलिए निकले ना क्योंकि मुझे पता है मैं कैसे, मेरी कैपेबिलिटीज़ क्या है कि एज ए लीड भी अगर कोई मुझे कास्ट करे तो मैं कितनी हूँ। क्योंकि मैंने सीखा है, मैंने अपने गुरुओं से सीखा है, चाहे वो कोई भी गुरु हैं जिन्होंने मुझे सिखाया है कि तुम हो इस लायक, मुझे पता है तुम क्या हो। और मेरे साथ करने वाले काम उनको भी पता है कि मैं बहुत मतलब क्या होता है चीज़ें रिपीट नहीं करती हूँ। और मतलब अगर मुझे लाइनें याद करने की बहुत अच्छी मतलब वो है, हैबिट अच्छी है मेरी, लंबी लंबी लाइनें भी बहुत अच्छे से याद कर लेती हूँ। तो कभी ऐसा नहीं हुआ सेट पर कि किसी डायरेक्टर को मुझसे नाराज़गी हुई हो, चाहे मनफोरगंज किया हो मैंने, हम लोग लखनऊ में शूट कर रहे हैं, या अभी राइट नाउ मैंने किया कोई भी काम हो मेरा, कभी डायरेक्टर को मुझसे शिकायत नहीं हुई। कई बार तो ऐसा हुआ कि डायरेक्टर्स ने स्पेशली मतलब एक्सक्यूज़ करके मुझसे नंबर लिए कि स्मृति जी मैंने आपके साथ काम किया, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं चाहता हूँ कि मैं फ्यूचर में करूँ। मतलब बड़े की बात नहीं करूँगी लेकिन हाँ सीरियल्स के डायरेक्टर्स ने या एड के, तो आप मुझे नंबर दे दीजिए। कभी लगता है तो मैं खुद अपने असिस्टेंट को बोलूँगा कि आपको कॉल कर, और किया उन्होंने और मैंने काम किया उनके साथ। तो ये शायद कहीं ना कहीं मेरे गुरुओं की मेरे ऊपर कृपा है कि मैं उन्होंने मुझे इतना अच्छा मान के यहाँ भेजा। तो वो मेरे अंदर ईगो नहीं आया कि हाँ मैंने तो यशराज कर लिया। और सच बताओ तो एक दिन के शूट से आपके अंदर ईगो आना भी नहीं चाहिए, नहीं आना चाहिए भाई, आपने क्या ऐसा कर लिया है। और आप जहाँ से सीख के हैं आपकी अपनी भी तो एक पहचान है। आपने NSD BNA सब कुछ करके NSD के साथ काम किया, BNA में पढ़ाई किया, आपने थिएटर किया है अपनी इप्टा के साथ, आपने एज ए लीड कितने शोज किए हैं। तो आपके अंदर एक दिन की यशराज की फिल्म के साथ आपने सलमान, आपके लिए उपलब्धि बड़ी है बट ईगो नहीं लाना चाहिए उसमें, मेरा ये सब मतलब कहना है। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर तो आज भी नहीं आया किसी के साथ भी। हाँ सीखने को हमेशा मिल रहा है मुझे। आज चाहे मैं जो अभी भी फिल्म जो मैंने की उससे हो, चाहे बाकी जो फिल्में की हों या वेब सीरीज हों, सबसे मैंने सीखने की कोशिश की। और मैं यही कहूँगी लोगों से कि ईगो जैसी चीज़ें कभी एक्टिंग में आप अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि ये इतना बड़ा मतलब एक क्या कहते हैं ना, एक इतनी बड़ी चीज़ है ना, हर दिन कुछ सीखने को मिलेगा। अमित जी यही कहते हैं, मैं तो आज भी सीख रहा हूँ। तो सोचिए वो इतने बड़े होकर भी बोल रहे हैं, तो हम तो अभी एक छोटी सी वो है, चीटी है, मतलब चीटी से भी छोटी वाली चीज़ें हैं। कोशिश जारी है हमारी बस। सुल्तान के बाद कौन कौन सी फिल्में की? सुल्तान के बाद एक फिल्म की थी हमने उसके साथ, उनके साथ क्या नाम उनका, सैफ के साथ। उनका नाम मुझे उस फिल्म का बहुत नाम अच्छे से याद नहीं क्योंकि वो बहुत लेट रिलीज हुई थी और उसी दौरान मेरी अपनी फैमिली कुछ चल रहे थे। तो फिर मैंने की आस से अनार, जो कि बिहार पे एक मिड डे मील पे कांड हुआ था उसको लेकर बनी थी। वो फेस्टिवल्स के लिए फिल्म बनाई गई थी। फिर उसके बाद मुझे ऑफ़र हुई क्या नाम है पवई, जो मैंने एज ए लीड की है, जो कि 3 वुमेंस की कहानी है। एक कुलदीप पटेल जी हैं गुजरात के डायरेक्टर, उन्होंने उसको बनाया था। पवई 3-4 ऑडिशंस हुए
बिकॉज वो पूरा बिहारी उनका मतलब कॉन्सेप्ट था और उनको बेसिकली फेस्टिवल्स के लिए भेजनी थी, तो बिल्कुल रियलिस्टिक चाहिए था। तो वर्कशॉप्स भी हुई इसकी प्रॉपर पवई जाके हमारा प्रॉपर शूट पवई में ही हुआ और एक अच्छी फिल्म बनी नो डाउट। बट फिर कोविड आ गया, तो कोविड की वजह से क्या हुआ कि चीज़ें रुक गई, हमारी डबिंग में हर चीज़ रुक गई, तो थोड़ा टाइम लगा उसको आने में, इसलिए हमने कई सारे फेस्टिवल मिस किए। बट बाद में फिर कई सारे फेस्टिवल में हमारी फिल्म मतलब लोगों ने पसंद की काम करने की। तो पवई का सब्जेक्ट क्या है और उसमें आपका अपना कैरेक्टर क्या है, बाकी कलाकार कौन कौन से, जरा विस्तार से बता दें। पवई 3 वुमेन्स की कहानी है जो अलग अलग बैकग्राउंड से हैं। तो एक है जो निचले तबके में काम करती है और वो बिहार से यहाँ आई है हस्बैंड के साथ, हस्बैंड की डेथ हो चुकी है और अब वो सारा घर का काम मतलब लोगों के घर में का झाड़ू पोछा करके अपनी बेटी को परवरिश कर रही है और कहीं ना कहीं यहाँ सर्वाइव करने की कोशिश कर रही है। तो वो पूरा एक उसका जद्दोजहद है लाइफ को चला, क्योंकि उसको यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि अभी तक उसका पति था जो सारी चीज़ें कर रहा। अब उसका संघर्ष शुरू हुआ यहाँ पर, उस पर से जो उसने घर हस्बैंड ने खरीदा था वो उसका देवर हड़पना चाहता, ऐसे करके उसकी एक संघर्ष की कहानी है। एंड ऑफ द डे वो फिर मूव ऑन हो जाती है। इसके अलावा 2 और गर्ल्स हैं इस फिल्म में जिनकी लाइफ की जर्नी इसमें दिखाई गई है। एक आसाम की एक एक्ट्रेस है और एक श्रुति है हमारे साथ। तो ये 3 अलग अलग बैकग्राउंड की कहानी है इसमें और अच्छी फिल्म है। और फिर लास्ट में इन तीनों को एक स्पेस में हमने मिलाते हुए दिखाया है कि मतलब बेसिकली इसका थॉट ये है कि औरत कहीं भी हो, उसका मतलब वो कितनी ऊंची पोजीशन पे हो, चाहे वो नीची पोजीशन पे हो, चाहे भी कहीं भी हो, उसका एक संघर्ष जो है ना लाइफ को लेकर के चलता रहता है। हर का अपना अपना संघर्ष का तरीका भले अलग है, बट है संघर्ष में लाइफ कहीं ना कहीं उसकी। तो वो एक कहीं ना कहीं कहानी का बेस ही है। इसमें आपका अपना कैरेक्टर क्या, कैरेक्टर का नाम क्या है कैरेक्टर में? मेरा कैरेक्टर उषा है, वो जो मेन लीड है। फर्स्ट फिल्म मेरे ऊपर ही बेस है और वो मतलब लोगों के घरों में काम करती है। हस्बैंड की डेथ हो चुकी है और वो कोशिश करेगी कि उसकी एक बच्ची है जिसको वो यहीं रख के परवरिश करे, बट कहीं ना कहीं सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं क्योंकि उसके पास पैसे इतने नहीं हैं। जिन घरों में काम करती है वो भी सैलरी कभी देते हैं कभी नहीं देते हैं और वो बहुत निकली नहीं होती है घर से, क्योंकि पति होने की वजह से उसने इतना काम किया नहीं होता है। और जो घर उसने खरीदने का उसके हस्बैंड ने डाला होता है वो भी कहीं ना कहीं देवर चीज़ें करके उससे हड़पने की कोशिश कर रहा होता है। तो अभी एंड ऑफ डे उसके पास कुछ नहीं बच रहा है, जिस खोली में वो रहती है वो भी उसके हाथ से जा रही है। तो वो लास्टली वो डिसाइड करती है कि अब वो वापस घर जाएगी, क्योंकि बच्ची को उसको पढ़ाना लिखाना है और आगे लेकर जाना है। तो वो एंड ऑफ द फिल्म में वो मूव ऑन होने की सोच लेती है। तो वो पूरी एक जर्नी है। इस बीच में उसके दोस्त चाहते हैं वो शादी कर ले, फिर से यहीं रह जाए, बट उसका मन कहीं ना कहीं अलाउ नहीं करता। तो वो पूरा एक भाग दौड़ है उसकी लाइफ की, जो उतार चढ़ाव है उसको प्रेजेंट किया गया है कि बहुत सी ऐसी औरतें हैं जो हस्बैंड लेकर आ गए यहाँ, पर वो तो चले गए अगर समटाइम्स, क्योंकि मेरे घर में ही मेरी जो काम वाली है उसकी खुद की घर के मतलब एक रिलेटिव है, उनकी सेम स्टोरी यही है कि उसका हस्बैंड उसको लेकर आया, बहुत साल तक रहे दोनों साथ में और उसकी कैंसर से डेथ हो गई हस्बैंड की। अब उसकी वाइफ के पास कुछ नहीं, क्योंकि वो निकली नहीं कभी घर से। अब उसके बच्चे हैं 3-3। तो मुझे कभी कभी वो लगता है कि फिल्म में हमारे आसपास ही होती है, उनमें से हम क्या उठा लेते हैं। तो वैसे ही कुछ पवई थी कि हमारे आसपास की स्टोरी हो। जैसे एक ऊंचे तबके की लड़की है, वो जॉब करने आती है आसाम से, तो कैसे ऑफिस के लोग उसको मतलब टॉन्ट करते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर उसकी चीज़ें उसको मतलब सर्वाइव करने में यहाँ बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि वहाँ का माहौल अलग है, वो एक अलग संघर्ष है उसका। एक तीसरी लड़की है जिसका वो माउंटेन है, उसकी एक अलग जर्नी है। तो ऐसे करके 3 अलग अलग स्टेट्स की लड़कियों को लेकर के उन्होंने फिल्म बनाई थी। आपने बताया कि कई फिल्म फेस्टिवल में जा चुकी है, वहाँ के जन के रिस्पॉन्स में उसके बारे में कुछ पता चला आपको? और लोग यदि वहाँ पसंद कर रहे हैं तो क्या क्यों पसंद कर रहे हैं? बेसिकली ऐसे एक्टर लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। स्क्रिप्ट तो नो डाउट अच्छी है, बट हाँ थोड़ी लेंथी होने की वजह से कभी कभी हो जाता है ना, आर्ट मूवियाँ थोड़ी हो जाती हैं। बट हाँ एज ए एक्टर सबकी तारीफ की है उन लोगों ने, जितने भी मतलब सर से रिव्यू जो हमें आए कि सबका परफॉर्मेंस अच्छा लगा। स्पेशली मेरे लिए तो सर ने काफ़ी बार फ़ोन करके बोला मुझे कि तुम्हारा मतलब पूरा, उनको कई लोगों को तो ये फील ही नहीं आया कि तुम एक्टर हो। शुरू में लोगों ने पूछा ये डॉक्यूमेंट्री है क्या? तो मैंने कहा नहीं भाई, ये एक्ट्रेस है हमारी, स्मृति मिश्रा नाम है इसका, आप गूगल कर लीजिएगा। तो मतलब ये जब मुझे सर ने फ़ोन करके बताया तो मेरे लिए एक शॉकिंग था और कहीं ना कहीं अपने ऊपर एक खुशी भी थी कि मैंने उस कैरेक्टर को इतने अच्छे से जस्टिफाई कर लिया कि लोगों को फील ही नहीं हुआ कि नहीं मैं एक्टर हूँ। लोगों को लगा हाँ ये वही गरीब और एक दुखी और उस चीज़ों में खपने वाली औरत है।
और वो बहुत थकाऊ जर्नी थी हमारी, नो डाउट, बिकॉज हमारा 10-12 दिन शूट चला और पूरी पवई की गलियों में भागना दौड़ना, बिकॉज आप काम वाली भाई है, वो कैसे आती जाती होगी लंबी सड़कों पे, कहीं टेक देना, मतलब मैं ब्लैक एंड वाइट हो चुकी थी, ऐसा वाला हाल था हमारा। उससे निकलने में मुझे 3-4 महीने लग गए, अपने टोन को सारा डाउन कर हो गया था जो। लेकिन हाँ, जब ऐसे रिव्यूज़ आए तो वो कहीं ना कहीं वो सब आपको एडजस्ट हो जाता है। आपकी एक फिल्म चर्चा में है हक। जी। जब इस फिल्म का आपको ऑफर मिला तो किस बात ने आपको प्रेरित किया था इसको करना चाहिए? कहीं ना कहीं ये किस्सा तो सभी को पता है, शाहबानो। तो वो जैसे ही कास्टिंग वाले ने बोला कि शाहबानो को लेकर ये फिल्म बन रही है, और जो ये कैरेक्टर है वो शाहबानो को कहीं ना कहीं, मतलब बानो को स्पेशली सपोर्ट करता है इस फिल्म में। 5-6 सीन ही होंगे, बट जो भी सीन है वो हीरोइन के साथ ही है मेरे। और कहीं ना कहीं पूरी फिल्म में लगेगा कि ये भी नहीं चाहती कि जो हुआ वो सही था, मतलब तलाक अगर दिया वो सही नहीं था, तो यानी वो दिखाना ये चाहते हैं एक तरीके से कि ये छोटा तबका भी नहीं इस चीज़ को फेवर में है कि तलाक सही चीज़ थी, तो यानी बानो तुम सही हो, ये वो भी कह रही है। ये जो एक ब्रीफ थी मेरे लिए, वो बहुत ही मतलब एक अच्छी चीज़ मेरे को बहुत मतलब कहीं ना कहीं मुझे उससे प्रेरित किया कि नहीं यार, ये कैरेक्टर में कुछ है, मेरी प्रेजेंस कम है बट मुझे करने के लिए कुछ मिलेगा। तो मैंने एक्सेप्ट किया, मैंने कहा ठीक है मैं ऑडिशन दूंगी। मैंने घर से ही ऑडिशन भेजा और शाम तक फिर मुझे कॉल आता है कि यू आर फाइनल। सो कहीं ना कहीं मैंने कैरेक्टर शायद अच्छे से जस्टिफाई कर लिया था, इसीलिए सीधे वो बहुत टाइम नहीं लगा उन चीज़ों को करने में, तो इसीलिए मुझे क्या अच्छा नाम लगा। कैरेक्टर का? उज़्मा। उज़्मा को जो आपने कैरेक्टर इसमें निभाया है, जी। रियल लाइफ में क्या इधर के कैरेक्टर्स आपने देखे थे या क्या था, या आपकी क्या सोच है तलाक के मसले को लेकर? मैं एक्चुअली कंट्रोवर्शियल विषय है तो इस पर ज़्यादा तो नहीं बोलना चाहूँगी, बट हाँ एज ए ह्यूमन मुझे भी 3 तलाक कभी पसंद नहीं रहा है, मतलब जितना भी मैंने उसके बारे में पढ़ा है, बिकॉज औरत कोई चीज़ तो नहीं है कि आपने 3 बार कह के उसे छोड़ दिया है ना। आपने एक देखा समझा मिले, आपने एक फैमिली के साथ पूरा बैठ कर चीज़ें की, आपने इतना लंबा वक्त एक औरत के साथ गुजारा, आपके बच्चे हुए, और आपने छोटी सी बात पे डिस्कशन भी नहीं किया, आपने उसको टाइम भी नहीं दिया, है ना, और आपने बस 3 बार बोला 3 तलाक तलाक तलाक, और आपने तलाक दे दिया। तो मैं एज ए ह्यूमन बीइंग मुझे कभी मतलब ये पसंद ही नहीं आया। ये जो कानून है वो वैसे भी मुझे पसंद नहीं है, बिकॉज मैं खुद भी बहुत ही क्या कहेंगे उसे, एक वुमन होता ना, आंदोलनकारी वाली लड़की हूँ, चलने वाली, आगे लेकर के झंडे आगे लेकर चलने वाली। शायद आज इसीलिए यहाँ बैठी हुई हूँ। नहीं तो रायबरेली से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली तक का सफ़र आसान नहीं रहा। कहने में बहुत 4 शब्दों में हमने कहा, बट क्या मुश्किलें आई ये तो मुझे ही बताया ना। एक कलाकार के तौर पर अब तक के जो आपके अनुभव हैं उनको कैसे व्यक्त करना चाहेंगे? एक कलाकार के तौर पे मेरे अनुभव ये है कि एक कलाकार को ना सीखने को बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ, मतलब इतना शायद, मतलब मेरा ये कहना है कि किसी और फील्ड में नहीं मिलता है, क्योंकि हम वो हर किरदार जीते हैं जो इस दुनिया में है। हम कुछ भी बन जाए, लोग कहते हैं हाँ एक्टिंग ही तो कर रही हो, नहीं, जब हम उस कैरेक्टर को जीते हैं ना, तो हम अंदर से उसको पहले फील करते हैं, अगर एक अच्छा एक्टर है तो। जैसे जब उज़्मा मैंने जिया तो मैंने लिटरली अपना फैट बढ़ाया, 3-4-5 किलो बढ़ाया, क्योंकि मुझे लगा कि उस दौरान की औरतें खाती पीती हैं, घर के काम करती हैं, और उन मस्त मोरा एक बड़े घर में वो काम कर रही है, कोई है तो है नहीं, खाली उसका मालिक रहता है, वो रहती है, बनाती खाती मज़े करती है, सब कुछ उसके हाथ में है, और खिलंदर टाइप की एक औरत है, बिंदास, है ना। तो मैंने अपने वेट को पुट ऑन किया उस दौरान। तो ऐसे ही जब भी मैं कोई कैरेक्टर करने के लिए मुझे ऑफर होता है, अगर मेरे पास टाइम पीरियड होता है उस बीच में, या जैसे मैंने एज ए IPS सर इसमें भी रेड की, तो रेड में भी भले मेरे पास लाइनें नहीं थी, बट फुल प्रेजेंस है मेरी। आप मेरे को प्रोमो में देख सकते हैं, कहीं भी देखेंगे, फुल सीन्स है, बहुत अच्छे सीन है। अजय सर के साथ काम करने का एक्सपीरियंस बहुत माइंड ब्लोइंग रहा मेरा, है ना। बट वो जब आप देखते हैं तो एक अलग आपको एक्टर दिखता है, और जब आप उज़्मा में देखते हैं तो एक अलग ही। तो एज ए एक्टर आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है, क्योंकि आप पहले पढ़ते हो उसके बारे में, आप ऐसे ही फील्ड में नहीं उतर जाते हो। ऐसे लीड अगर आपको मिलता है तो आप और ज़्यादा, आपकी जर्नी मतलब चैलेंजिंग हो जाती है कि आप उसके
आप अगर छोटे छोटे नुक्ते भी ले रहे हो, आप छोटी छोटी हरकतें भी ले रहे हो, है ना। जैसे अगर आपने गांव का कैरेक्टर किया तो गांव की औरत ऐसे नहीं बैठेगी, गांव की औरत कैसे ऐसे करके वो बैठ जाएगी। तो वो मैंने उषा किया पवई में, या मैंने अभी उज़मा किया, तो उसमें ध्यान रखा। लेकिन उज़मा और उषा में बहुत अंतर है। उज़मा एक वैसी लड़की औरत है जो मतलब हाँ नहीं सही नहीं था तालाब, मैं काम घर वाली हूँ भले, लेकिन मेरे अपने उसूल हैं। बट उषा नहीं है, बिकॉज वो ऐसे ही माहौल से आई थी, है ना, पति बिहार से। तो वो दोनों ही काम एक ही है, दोनों का, दोनों ही काम करने वाली हैं, लेकिन उनकी सोच बिल्कुल अलग है। तो वो जब हरकतें लेंगी, उन माइंड चीज़ों पर काम करता है कैरेक्टर, और उस वजह से वो बहुत कुछ सीखने को पाता है। यही आपकी लैंग्वेज में चेंज आता है जब आप ठहर ठहर के बोलते हो, किसी कैरेक्टर को करते हो। तो या मैंने जुगनी किया था जब एक एस्ट्रोलॉजर का, क्या लाउड कैरेक्टर था वो। जब मैं बोलती थी तो मुझे फ़ोन्स आते थे, आपकी ये आवाज़ आपकी है? मैंने कहा मेरी है, मैं ही फाड़ रही हूँ गले इतने बड़े। बोली क्या आवाज़ है आपकी, क्या बुलंद आवाज़ है। या मैं थिएटर करती हूँ, मैंने अभी मीडिया किया था, या मैंने कॉमेडी शो कर रही हूँ। तो ये अलग अलग आयाम है जो आपको अदा करना है, आपके कैरेक्टर है जो अदा करने, और ये कैरेक्टर ही आपको सिखाते हैं। और कहीं ना कहीं ये ज़िंदगी जीने का एक मतलब एक अलग ही रंग है। थिएटर या मीडिया कुछ भी हो, वो कितना आप सीखते हो या कितना आप उससे जानते हो, ये आपके ऊपर है। और जितना आप जानोगे उतना ही अच्छा आप कैरेक्टर जी पाओगे। मतलब ऐसा मेरा थॉट है। अभिनय में दो चीज़ें जरूरी होती हैं, कलाकार के अपने निजी जिंदगी के अनुभव और उसकी अपनी कल्पना शक्ति। आप किसी किरदार को निभाते समय दोनों में से किसका कितना उपयोग करती हैं? समटाइम अगर ऐसा कैरेक्टर मिलता है जिसमें कुछ चीज़ें मेरे मतलब फ्यूचर में हो चुकी हैं या मेरी लाइफ में ऐसा बीता है, तो उनको याद करके डालने की कोशिश करती हूँ। और समटाइम अगर लगता है कि नहीं ऐसा तो मैंने कभी ज़िंदगी में किया ही नहीं है, तो थोड़ा सा आसपास के लोगों से उसके बारे में पता करती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि सडनली आपको ऑफर आते हैं, जैसे जुगनी जब मुझे आया, ये धर्मपत्नी, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं घर पे बैठी खाना खा रही थी, 12 बजे का समय था, और 2 बजे का मेरा कॉल टाइम था। कास्टिंग वाले ने बोला मैम आप 2 बजे पहुंच जाइए सेट पर, बिकॉज हमने बहुत ट्रेक कर ली, हमने बहुत कास्टिंग कर ली, हमें कोई नहीं मिला, आपका ऑडिशन देखते ही आपको फाइनल कर लिया गया और 2 बजे से आप सेट पे पहुंची। तो आपके पास सोचने का टाइम नहीं है, 2 घंटे हैं आपके पास। तो मैं सेट पर पहुंची, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, लंबी लंबी लाइनें जिनको याद करने में आपको टाइम जाएगा। मैं रेडी हुई, मैं सेट पर पहुंची, मैंने सर से कहा सर मैं अपने कैरेक्टर को कुछ भी नहीं करके गुजार सकती, बिकॉज दिखना मुझे एंड ऑफ द डे। तो सर ने कहा हाँ स्मृति हम भी नहीं चाहते, और मैंने तुम्हारा ऑडिशन देखा, मुझे आज एक ही सीन का छोटा चंक करना है क्योंकि हमें प्रोमो काटना है, तुम आ रही हो इसलिए, मतलब तुम्हारे एंट्री चाहिए हमें, तो हम उस छोटे चंक को ही करेंगे। क्योंकि वो कोई और मैं ही नहीं करेंगे, हो सकता है कोई और होता कहता हाँ सर करते हैं, बट मैं नहीं कर सकती ऐसा, क्योंकि मुझे पहले उसको समझना है, उस हर लाइन को वो क्यों बोल रही है उसको फील करना है। जब डे 2 आया मेरा फिर शूट हुआ, मैंने लाइनों को समझा कि एक एस्ट्रोलॉजर किस तरह से उन चीज़ों को करती होगी। डे 2 फिर हमने शूट किया, लोगों ने पसंद किया उस कैरेक्टर को, शायद इसीलिए क्योंकि मैंने पहले उसको समझा कि एक ज्योतिष पढ़ने वाला या भविष्य देखने वाला इंसान कैसा होता होगा, जो देख रहा है किसी की मृत्यु, किसी के साथ क्या घटने वाला है। तो कहीं ना कहीं मैं अगर किसी कैरेक्टर को लेती हूँ और मेरे पास टाइम होता है, समटाइम नहीं होता टाइम हमें, तो मैं उसका एक गूगल, मतलब एक कहेंगे इसको गूगल ही बोलेंगे, अपने दिमाग का गूगल घुमाती हूँ और कुछ अपने पुराने नाटक के सीन याद करती हूँ। समटाइम मैंने बहुत सारे नाटक किए हैं, उनमें शायद हाँ अच्छा हाँ नहीं ये तो हाँ शायद मैंने वहाँ वो याद करती हूँ। कभी हुआ तो अपने हस्बैंड से डिस्कशन करती हूँ। समटाइम कभी कभी मेरी अपनी दीदी, जैसे मैंने अभी एक शॉर्ट फिल्म की है लास्ट लिव, तो वो मैंने अपनी दीदी और उनकी सहेली है उनकी लाइफ से कभी कुछ कैच करने की कोशिश की कि कैसे एक शांत गंभीर औरत है जिसकी माँ अब जाने वाली है इस दुनिया से, और वही दोनों हैं लाइफ में, कोई नहीं है, सालों से साथ में रह रहे हैं, तो कैसी होगी। अब उसको पता है उसको वो अकेली रह गई है इस दुनिया में, ना उसका भाई है ना बहन है, कुछ भी नहीं बचा। तो वो एक क्या जॉनर होता होगा एक औरत का जिसको पता है इसके बाद कुछ नहीं है, पेरेंट भी नहीं है वो, और माँ भी जाने वाली है, रोज रोज वो याद करती है अपने हस्बैंड को। तो वो क्या मेंटलिटी होती होगी, सोच कर मतलब देखिए, क्योंकि मैं नहीं सोच सकती क्योंकि मैं उस चीज़ में रही नहीं हूँ। तो मैंने अपनी उन दीदी की मतलब एक फ्रेंड है उनको याद किया कि हाँ जब मैं उनसे मिलती थी वो हंसी खेलती लेटी है, बट कहीं ना कहीं उनका
एक गंभीर रूप भी हमें दिखता था, क्योंकि वो सिंगल है। और फिर पढ़ा मैंने, उस स्टोरी को पढ़ा कई बार, तो वो सब चीज़ें करके फिर मैंने उस कैरेक्टर को जीने की कोशिश की। लोगों ने पसंद भी किया उस फिल्म को भी। तो ऐसे एक कैरेक्टर की जर्नी रहती जब मैं किसी कैरेक्टर को करती। हक जब रिलीज हुई तो उसको काफ़ी प्रशंसा मिली, लोगों ने, जितने फिल्म क्रिटिक्स उन्होंने काफ़ी सराहा। जी जी। लेकिन बॉक्स ऑफिस पर उसे वो मुकाम नहीं मिला जो मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है, कहाँ क्या कमी रह गई, क्यों हुई? हो सकता है थोड़ा बॉक्स ऑफिस में रह गया हो, मतलब अभी भी लोग पसंद तो कर ही रहे हैं कहीं ना कहीं, और शायद लोग थोड़ा सा नाच गाना और वैसे सीन नहीं है ना, बहुत ही कल्चरल तरीके से, बहुत ही मतलब क्या वेल, जैसे उस दौरान के लोग रहते थे, उर्दू के अल्फाज यूज़ किए गए हैं ना, वो शायद रहा होगा। तो ये जो कई सारे यंग बच्चे होते हैं ना, उनको चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, बट थॉट वाइज फिल्म बहुत ही पुख्ता है अपने में, प्रेजेंटेशन बहुत प्यारा है, सुब्रता सर ने बहुत अच्छा डायरेक्ट किया है, यामी ने उस कैरेक्टर को बहुत ही मतलब ऑन सेट, क्योंकि मैं देखती थी ना, यामी एक एक नुक्ते पर लेकर हर अपने एक एक हरकतों पर आप फिल्म देखेंगे तो उसका वो रुमाल को यूज़ करना, या इमरान का अपने चलने का अंदाज, और वो जो होता है ना जो एक ईगो अपने अंदर, मेल ईगो, उस कैरेक्टर को पकड़ना, वो मैंने ऑन सेट देखा है कैसे ये लोग करते हैं, इतना काम करने वाले लोग, और कहीं ना कहीं वो सिखाता है। हम जब फिल्में करते हैं बड़े लोगों के साथ तो वो हमें सिखाता है कि कल को हमारे पास अगर कुछ ऐसा आता है तो हमें कैसे उस कैरेक्टर को पकड़ कर रखना है पूरे 1 महीने 2 महीने 3 महीने उस जर्नी के दौरान, हमें छोड़ना नहीं। तो हमने सुना है कि यामी ने 1 डेढ़ महीने अपनी बच्ची से मुलाकात नहीं की, क्योंकि उसको फील नहीं चाहिए था, उसको उस कैरेक्टर, उस बानो के कैरेक्टर में ही रहना था। तो माइंड ब्लोइंग काम किया है एज ए आर्ट, एज ए उस तरह से। हाँ, कमर्शियली अगर लोगों को, बट मुझे लगता है कि इतनी नहीं चली ऐसा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ हो सकता है कुछ लोगों को नहीं पसंद आ रही हो, बट वैसे वो फिल्म बहुत ही प्यारी है, गाने बहुत हिट हैं, सबका काम बहुत अच्छा है। डायरेक्टर सर ने तो हर एक्टर को पूरा स्कोप जितना चाहिए था, जितना उस कैरेक्टर का जस्टिफाइड था उस फिल्म में, उसको दिया है मौका। चाहे मेरा उस्मा का कैरेक्टर हो, सेट पर भी सर मुझसे आते, सीन के बारे में बात करते, फिर हम सीन करते, तो उनका भी डायरेक्शन का जो तरीका है ना, माइंड ब्लोइंग है। और मैं हमेशा चाहूँगी कि सर अगर कभी कुछ करें तो मैं चाहूँगी उनके साथ। होता ना कभी कभी आप सोचते हो नहीं यार बहुत बोर हो गए इसके साथ डायरेक्ट, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब जो बड़े काम कर रहे हैं आज अच्छे लोग, वो क्यों कर रहे हैं ये पता चलता है, क्योंकि उनको हर उस एक्टर के साथ जिनको उसने कास्ट किया है या उस फिल्म में रखा है, उस पर उन्होंने वक्त दिया है भाई, सेट पर दिया है, तभी वो स्क्रीन पर दिखता है। एक डायरेक्टर जब सेट पर टाइम देता है अपने एक्टर के ऊपर, तभी वो स्क्रीन पे लोगों को पसंद आता है। तो सर ने भी उस्मा पर भी उतना ही ध्यान दिया जितना बानू पर दिया है, चाहे वो बस आई और गई हो कई बार, बट सर को पता है कि हाँ इतना आना है जाना है, बट किसी एक को पता चल जाएगा कि क्यों आई थी। और किया है लोगों ने मुझे फ़ोन करके बताया है, आप ना वहाँ पे जो आपने ऐसे देखा है ना इमरान को, तब बता दिया कि आपको भी ये पसंद नहीं है जो तुमने तलाक दिया। तो मेरे लिए ये शॉकिंग था कि मतलब मैंने तो बस हरकत ली थी। तो लोग इतनी माइनरली देखते हैं सिनेमा भाई, तो लोगों को नहीं पसंद आई ऐसा मैं तो नहीं कहूँगी। मतलब मुझे लगता है कि लोगों को, क्रिटिक्स को बहुत अच्छी लगी, मतलब स्पेशली जितने भी लॉयर्स हैं जिन्होंने देखी फिल्म पहले, हमारी आने से पहले, या मीडिया ने देखी, सबको काफ़ी पसंद आई। हाँ, कुछ लोग हैं जिनको नाच गाना ही चाहिए, उनको हम कुछ नहीं कर सकते। भारतीय नाट्य अकादमी हो या राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय हो, जी जी, इनका मकसद रंगकर्मी तैयार करना है, नाटकों में काम करने वाले कलाकार तैयार करना है। और यहाँ से निकले ज़्यादातर लोग मुंबई आते ही फिल्मों में व्यस्त हो जाते हैं और थिएटर भूल जाते हैं। पर आप अभी भी थिएटर कर रही हैं, क्या वजह है? थिएटर ना एक नशा है, जिसने उसको एक बार चख लिया ना, मतलब ऐसा मेरा, क्योंकि मैंने 14 साल में पहली बार एक प्ले किया था कमर्शियली, मतलब इप्टा के साथ जुड़ करके। तो वो जो पहले दिन ऑडियंस से सीधे रिस्पॉन्स मिला था ना, बेटा क्या किया है आपने तन्नो, वो फिल्मों में नहीं मिल पाता। तो एक एक्टर, इसीलिए वो दोनों प्लेटफॉर्म में अगर उसने किया है तो वो दोनों प्लेटफॉर्म को हमेशा अपने साथ लाइफ में चला के रखना चाहता है। और कहीं ना कहीं फिल्में हमेशा आपको नहीं मिलती, सीरियल्स आपको हमेशा नहीं मिलते हैं ना, तो सेटिस्फेक्शन भी कहीं ना कहीं आपको मिलता है, और तुरंत मिलता है। आपने शो किया, तुरंत ऑडियंस आकर के आपको रिप्लाई करती है, तो वो ना आपको अंदर से चार्ज करता है कहीं ना कहीं कि हम अभी भी हैं, हमारा अभी भी कुछ है अंदर हमारे,
भले हो सकता है साल भर आपको शूट न मिले, समटाइम ऐसा होता है कि आपको साल भर कुछ भी अच्छा काम नहीं मिला। जैसे मैंने तुमको मेरी कसम भी की थी फिल्म अनुपम सर के साथ। सर ने मुझे बहुत आके बोला वेरी गुड स्मृति, बहुत अच्छा काम किया तुमने, 2 ही सीन थे हमारे सर के साथ और सर ने मुझे स्पेशली बुलाई और वेरी गुड एक्टर स्मृति। सीन नहीं आए, एडिट हो गए, इस फिल्म में भी कई सीन एडिट हो गए, रेड में भी मेरे लाइन्स के कई सीन एडिट हो गए। वो ये नहीं बताता कि आप अच्छे एक्टर नहीं हो, है ना। तो लेकिन नाटक ऐसी चीज़ है ना, आपने 2 महीने की 1 महीने की रिहर्सल की, जो कि वो पुख्ता आता है सामने और ऑडियंस आपको सामने बैठ कर देखती है। मतलब पैसे खर्च करके वहाँ भी आती है, यहाँ भी आती है टिकट, क्योंकि आजकल टिकट शो ही होते हैं प्ले के लिए। समटाइम पहला दूसरा शो ही हम फ्री करते हैं, उसके बाद तो हम टिकट, क्योंकि हमने काफ़ी टाइम और वक्त दिया होता है, इसमें सब कुछ लगाया होता है। तो थिएटर कहीं ना कहीं आपको ना कहते हैं क्या, आपके अंदर जान डालने का, आपको सांस देने का काम करता है, ब्रीथ देता है आपको। तो अगर जिसने खाली मीडिया किया है वो, और जो थिएटर के साथ जुड़ करके मीडिया कर रहा है, उसकी एक अलग ही एनर्जी होगी। इसीलिए शायद मैं आज भी थिएटर करती हूँ, जब भी मौका मिलता है। साल में 1 या 2 ही नाटक कर पाती हूँ, लेकिन करती हूँ क्योंकि वो मुझे मेरे अंदर के जुनून को जिंदा रखता है। अभी कोई नाटक कर रही हैं आप? हाँ, अभी मैं संजय सर के साथ एक आधा आवर्स प्ले कर रही हूँ, ग्वालियर जी का। उसके 3-4 शोज हो चुके हैं और हमने कई जगह भी डाला भी है। तो आई थिंक दिसंबर एंड तक हमारे शोज लगने शुरू होंगे फिर से, बिकॉज मैं भी थोड़ी बिजी थी, बिकॉज अभी वर्टिकल भी शुरू हो गया है, तो उसके भी शूट से मेरे कुछ व्यस्तताओं की वजह से भी हम थोड़ा सा रुके हुए हैं। वो भी बिजी है अभी शूट पे, क्योंकि हम सब एक्टर भी हैं, डायरेक्शन में हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? मनी। और मीडिया से हमें मिलता क्या है? पैसा। तो वो अगर पहले आता है तो हम वो भी करते हैं, लेकिन हाँ, थिएटर अगर हमारा आ जाता है तो हम कहीं ना ब्रेक लेते हैं उन चीज़ों के लिए, क्योंकि हमने वो भी एक लंबा 2 महीने का रिहर्सल का वक्त दिया है। तो बात चल रही है कई जगह, आई होप जल्दी ही हमारा शो लगेगा। आप अभिनेत्री भी हैं, एक बेटे की माँ भी हैं, पत्नी भी हैं। इन तीनों जिम्मेदारियों को निभाते हुए कैसे सामंजस्य बैठाती हैं? कोशिश करती हूँ कि किसी को शिकायत का मौका ना दूँ, बट हाँ, आप संपूर्ण तो बनकर आए नहीं हो। तो कभी कभी हेल्प भी लेती हूँ इन सारे किरदारों को निभाते हुए, चाहे अपनी मेट से लूँ या फैमिली से लूँ या अपने मतलब सास ससुर से लूँ कि वो आकर रह जाए, क्योंकि आउटडोर शूट कई बार हो जाते हैं और बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे हक मैंने की, रेड 2 की, या मनफोरगंज की बिनिया की, या 1-2 और ऐड की हमने बाहर जाके। तो समटाइम बहुत लंबा वक्त हमें बाहर रहना पड़ता है। तो जिम्मेदारियों में हस्बैंड ने बहुत हेल्प करते हैं, वो मेरी जॉब होने के बाद भी वो हम ऐसा मैनेज करते हैं कि जब वो हैं तो मेरे शूट अगर आ रहे हैं तो वो मैनेज कर लेते हैं, या फिर मेरी काम वाली दीदी हैं वो मैनेज करती हैं। कभी कभी फ्रेंड्स भी हेल्प कर देते हैं, जैसे एक दिन का कोई ऐड है और सडनली मुझे जाना है, दीदी ने भी हेल्प नहीं की तो वो भी मेरी। तो कोशिश करती हूँ कि इन चीज़ों में भी अपना तारतम्य में बैठा के रखूँ, उसके एजुकेशन पे भी ध्यान दूँ। तो जब मेरे पास कुछ नहीं होता, मेरी एक आदत है, जब मेरे पास कुछ नहीं है, मतलब शूट भी नहीं है, प्ले भी नहीं है, तो मैं फुल टू अपनी फैमिली को देती हूँ। अपना आर्ट मेरा कुछ है, मैं ड्राइंग करती हूँ, मुझे क्राफ्ट का शौक है, मैं उस पर अपना फोकस करती हूँ। और बच्चे का जो भी है उसको, उसकी जो पर्सनल, जैसे वो क्रिकेट को लेकर है, उसको लेकर उसके क्लासेस में आना जाना, वो सब हम दोनों मिल करके मैनेज करते हैं। तो मेरी तरफ से मैं अपनी कोशिश पूरी करती हूँ कि मैनेज कर सकूँ इन चीज़ों को। और मुझे लगता है कि आपको करना चाहिए, क्योंकि ये वो भी आपका घर है, मतलब मीडिया है और थिएटर, और ये भी आपका घर है। इन दोनों को आपको बैलेंस करके चलना ही चाहिए। पिछले कुछ दिनों से नारी स्वतंत्रता, नारी वुमन एम्पावरमेंट के सारे जुमले कहे जा रहे हैं। वहीं कुछ लोगों का मानना ये भी है कि वुमन एम्पावरमेंट के नाम पर नारियां सिगरेट पी रही हैं या दारू पी रही हैं। इसके अलावा हमको कुछ समझ में नहीं आता। आपकी नज़र में वुमन एम्पावरमेंट क्या है, और ये जो कुछ सारी बहस हो रही है उसको आप किस तरह से देखती हैं? देखिए, मैं किसी की ओपिनियन को न चेंज कर सकती हूँ और न बदलना चाहती हूँ। शायद मेरी बात से बहुत सारी लेडीज एग्री ना हो कि सिगरेट पीना, दारू पीना, हो सकता है उनके लिए वो हो, है ना, मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ यहाँ आती हैं मीडिया में और उनको लगता है कि ये करेंगे तो शायद काम मिलेगा। बट मेरा ओपिनियन कभी ये रहा नहीं है। मुझे 12 साल हो गए और मैंने कभी इन चीज़ों पे इंटरेस्ट रहा ही नहीं मेरा, क्योंकि फैमिली का बैकग्राउंड भी मुझे लगता होता तभी नहीं होता, बिकॉज पर्सनली मुझे कभी पसंद नहीं आई ये चीज़ें। बिकॉज मेरा नशा फिल्म और मेरी एक्टिंग इतनी पावरफुल है कि मुझे कई बार लोगों ने बोला कि चलो, मैंने कहा नहीं, मेरा नशा उतर ही नहीं जाए, दूसरा कुछ उससे ऊपर कोई चढ़ जाएगा जिस दिन ना, उस दिन पी लूँगी आकर के, या उस दिन मैं सिगरेट ले लूँगी, मेरा जिस दिन मेरे एक्टिंग का मतलब नशा उतर गया। हाँ, बाकी मुझे लगता है कि
आप क्या बनना चाहते हो, ये वुमेन एम्पावरमेंट है। मतलब आप अगर एक आजकल यूट्यूब का बहुत चलन है, तो यूट्यूब में भी बहुत सारी लेडीज़ हैं जो अच्छे कंटेंट पे काम कर रही हैं। कई सारी ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने शायद घर छोड़ा, घर शादी की और नॉर्मल लाइफ थी वो, बट उनको लगा नहीं यार अब मेरे पास टाइम है तो मुझे ना कुछ अच्छा ब्लॉग बनाना चाहिए मेरे अंदर की, और वो बहुत हिट है, लाखों करोड़ों कमा रही हैं वो। ये है वुमेन की एक शक्ति। आपको इसको यूज़ करना, ना कि आप कुछ भी भद्दा कुछ बना रहे हो और आप प्रेजेंट कर रहे हो और आप सोच रहे हो लोग देखें। आप मतलब कुछ भी कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि आप मतलब झंडा लेकर खड़े रहोगे और आपको सपोर्ट करने के लिए कोई भी, मतलब इससे बड़ी बेवकूफ़ी की तो कोई बात ही नहीं हो सकती ना, कि आप गलत कर रहे हो और हम आपका सपोर्ट करने आए। तो मैं इन चीज़ों में बिल्कुल एग्री नहीं हूँ। हाँ, मैं नारी शक्ति के बिल्कुल पक्ष में हूँ, हमारे हक का मिलना चाहिए, बट ये भी नहीं कि मुझे दबा के रखा जाए। पर वो हक क्या है ये आपको पता होना चाहिए ना, आप क्या मांग रहे हो भाई। आप गलत तो नहीं मांग रहे हो, पहले ये भी तो सोचो, है ना। आप कर क्या रहे हो, आप दिखा क्या रहे हो। एक IAS PCS लड़की पढ़ के बन रही है, वो भी तो एक पढ़ाई करके जा रही है चीज़ें, है ना। उसने भी अपना पूरा वक्त दिया है ना उस चीज़ों में, और आप चाह रहे हो कि आप एक यूट्यूब का या आप एक डांस करके और आप नेम फेम कमा लो और आपको उतनी ही वो मिल जाएगी। तो ये गलत चीज़ है आपको। और आपको जब उस चीज़ के लिए टोका जाता है तो आप कहते हो कि नहीं नहीं हम तो ये करके ही रहेंगे। ये नारी शक्ति नहीं है, इसे नहीं कहेंगे। आप सोच से वो लाओ ना, आप कुछ ऐसा करो जो समाज को चेंज करे, है ना, जिससे 4 लोग सीखें। या बहुत सारे यूट्यूबर हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी यहाँ पर, जिन्होंने लड़कियों ने शादी के बाद यूट्यूब शुरू किया, चाहे वो सिलाई कढ़ाई का कुछ सिखाती हूँ या बहुत सारे तो साड़ी पहनने की भी कला सिखाती हैं और बहुत अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट करें। खाना बनाने का इतने अच्छे अच्छे चैनल्स बनाती हैं लड़कियाँ, उनसे लाखों लोग सीख रहे हैं। वो खुद का भी घर चला रही है, कमा रही है, उससे मैं ये नहीं कहूँगी, बट ये एक अच्छे वे से अपनी बात रख रही है ना। तो आप अच्छे वे से बात रखिए ना अपनी। मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं भी डांस करती हूँ, मैं भी शॉर्ट्स पहनती हूँ, सब कुछ पहनती हूँ, बट क्या पहनना है, कब पहनना है, इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, जो कि बहुत लोगों को नहीं है। सही बात। मेरा ये कहना ये बहुत लोगों को नहीं है। मैं आज यहाँ बैठकर अगर मिनी स्कर्ट पहन कर बैठती तो आपको शायद क्या फील आता, है ना। पर आज मैं जिस गेटअप में बैठी हूँ तो आपका और मेरा एक जो वे बन रहा है मिलने का, वो एक अलग ही रूप में होगा। आप मुझे उस रूप में भी देखेंगे किसी फिल्म में, शायद मैंने शी की है तो शी में आप मेरा वही रूप देखेंगे कि मैं लोगों को रिझा रही हूँ, बट वहाँ एज ए एक्टर मुझे वही करना था, मैं उस कैरेक्टर को जी रही थी। या शायद मुझे अपनी पार्टियों में भी वैसे रहती हूँ, बट वो एक अलग जॉनर है। तो आप कहाँ क्या कर रहे हो ये आपको पहले डिसाइड करना है, जो नहीं पता है बहुत से लोगों को। आपके दिमाग में कोई ऐसा किरदार है जिसे आप करना चाह रही हूँ? मुझे कई बार लोग ने बोला कि आप स्मिता पाटिल जैसी लगती हैं और आपकी एक्टिंग भी उनके जैसी ही है। मतलब कई बार ऐसा हुआ, ऐसा नहीं है कि मैं अपने मुंह से बोल रही हूँ। मेरे पेपर में आर्टिकल भी जब आए थे तो इसी स्लोगन के साथ आए थे, इंडस्ट्री को मिली एक नई स्मिता पाटिल। तो मेरा मन कहीं ना कहीं, उनका मिर्च मसाला एक फिल्म है, अगर आपने देखी होगी स्मिता जी की। सो ऐसा नहीं कि मैं इस लाइन में आई इसलिए पसंद है मुझे, वो मुझे पहले भी पसंद थी। इस लाइन में ना आने से पहले भी मैं उनकी बहुत फ़ैन थी और बहुत फिल्में देखती थी उनकी मुझे। तो मुझे वो किरदार करने का बहुत मन है। मिर्च मसाला मुझे स्मिता पाटिल जी ने किया है और शबाना जी भी मुझे बहुत पसंद है। उनके कई सारे ऐसे किरदार हैं जो मुझे करने का बहुत मन करता है जब कभी देखती हूँ उनकी फिल्में, क्योंकि ये आर्ट है। ये जो आर्ट है ना, जो आँखों से और बहुत सारी चीज़ों से वो कह जाती हैं, वो शायद आज बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। तो जब कभी सेट पे आपको बोला जाता है आप बिल्कुल वैसी हरकतें करती हैं, लगता है शायद कुछ है, बस उसको निखारने का एक पर्टिकुलर इंसान मिलना चाहिए। क्योंकि एक्टर अपने आप में संपूर्ण नहीं है जब तक उसको एक अच्छा डायरेक्टर नहीं मिलता। डायरेक्टर तो अच्छा होना चाहिए, डायरेक्टर अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। मैंने ऐसा मतलब बहुत सारे काम करके जाना कि आप कितने भी अच्छे एक्टर हो, बट जब तक सामने वाला डायरेक्टर आपके उस अंदर वाले एक्टर को नहीं पहचानेगा ना, तब तक वो निकाल नहीं पाएगा और तब तक आप अपने 100% को दे नहीं पाएंगे। तो एक डायरेक्टर वैसा चाहिए जो मेरी उस पर्टिकुलर चीज़ को पहचाने और मुझे वैसा स्कोप मिले। लेट्स सी, देखते हैं कब वक्त आता है। अपना काम है करना, कर रहे हैं। स्मृति मिश्रा जी, फिल्मी संगम चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिल करके।